वेलकम यू ऑल। मैं शिवांगी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए आज हम एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 लेंगे, जो आज लास्ट होगा। चैप्टर नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ठीक है, इसमें आज हम देखिए जाति के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में। ये देखिए जो जाति सोपान क्रम होता है ना, उसमें सबसे नीचे जो जाति होती है उसमें इसका क्रम सबसे नीचे स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, इनको बहुत भेदभाव का सामना इनको भी करना पड़ता है, लेकिन ये अछूत नहीं होते हैं। जैसे हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ना, दलित के बारे में, अछूत के बारे में और जातियों के बारे में पढ़ा था, उस तरीके से इनका जो क्रम होता है वो भी निचला होता है। ये भी भेदभाव का सामना करते हैं, ये भी लोगों के अधीन होते हैं, ऊंची जातियों के अधीन होते हैं, लेकिन ये अछूत नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये जो है कारीगर और जातियों के, शिल्पकारी के जातियों के लोग होते हैं, ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़े होते हैं। ये अन्य पिछड़ा वर्ग दलितों और आदिवासियों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण होते हैं। विविधतापूर्ण का मतलब क्या है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों की जो पिछड़ी जाति के रूप में भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 1953 में इनकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, क्यों गठित किया गया था भाई? ओबीसी के कल्याण के लिए कुछ सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में जब इनकी रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट तो आई, देखिए ये जो भी पॉइंट्स है ना, आप ध्यान रखिए। अगर आप कभी भी ओबीसी का कोई भी एज वेल ऐसे लर्न कर सकते हैं, ताकि ओबीसी का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एज वेल इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। करेक्ट है। तो उसमें जब रिपोर्ट आई तो उसको बाद में क्या किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और जो केंद्र का एक मुद्दा था ये जाकर के राज्य स्तर पे मामला चलता रहा। ठीक है, उत्तर भारत में से पहले जो है दक्षिण भारत में जो है बहुत सारे राजनीतिक आंदोलन इसके लिए शुरू हुए, तो जाहिर सी बात है वहां पे नीतियां भी पहले आई होंगी। ठीक है, और जब इमरजेंसी के बाद में 1970 का जो दशक था उसमें जब जनता पार्टी आई, ठीक है, तब क्या हुआ कि ये मुद्दा फिर से उठा और बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर दिया गया। ठीक है, इनकी भी अपनी रिपोर्ट आई, लेकिन उसकी भी काफी उपेक्षा हुई थी। ठीक है, और क्या हुआ कि 1990 के दशक में उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग और दलितों ने काफी आंदोलन किए, और अन्य पिछड़ा वर्ग मुद्दा जो था, अन्य पिछड़ा वर्ग का, ओबीसी का जो मुद्दा था, इसका राजनीतिकरण हो गया। राजनीतिकरण कैसे हो गया? देखिए, जो ओबीसी है वो 41% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया थी, यानी कि भारत की जनसंख्या का 41%। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत बड़ी जनसंख्या होगी, तो बहुत बड़ी जनसंख्या का वोट बैंक भी बन गया। इसका राजनीतिकरण होने लगा। इसमें अन्य जो पिछड़े वर्ग के जो सांसद थे और विधायक थे, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो जब इस तरीके से होने लगा तो क्या होगा, राजनीतिकरण होने लगा। और क्या हुआ कि मंडल समिति की फिर जो 10 साल पुरानी रिपोर्ट थी उसको कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया गया। ठीक है, और इसमें उच्च स्तर के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं, और निम्न स्तर के अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं। यानी कि जो उच्च स्तर के होते हैं वो कौन होते हैं? जिनके पास भूमि होती है, ग्रामीण क्षेत्र में उनका बहुत प्रभुत्व होता है, लेकिन नगरीय क्षेत्र में क्या होती है, उनकी स्थिति खराब ही होती है। और जो निम्न स्तर के जो अन्य पिछड़ा वर्ग होते हैं ये बहुत ही गरीब होते हैं, सुविधाओं से वंचित होते हैं, आर्थिक और सामाजिक स्थिति इनकी कैसी होती है, एकदम दलितों जैसी होती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। और क्या है ना कि भूमि जो जैसे ओबीसी जो है इनका प्रतिनिधित्व तो बढ़ रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ रहा था? राजनीति और भूधारण में। बाकी सभी जगह पे जो इनका प्रतिनिधित्व था वो कम था। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। देखिए, आदिवासी संघर्ष। इनको हमने चैप्टर 3 में ना हमने आपको बहुत डिटेल में इनको पढ़ाया और बहुत ही अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, तो एक बार प्लीज वो डेटा वाइज पढ़ाया, क्योंकि मैंने उसमें, आप उसको जरूर देखिएगा जब भी आप आदिवासी संघर्ष को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, मेंस में भी, तो आप एक बार उसको जरूर रिवाइज करना। ठीक है, उसके साथ में आप इस स्लाइड को देखना। आदिवासी कौन होते हैं? मूलवासी शब्द, ये शब्द कब से आया था? 1930 के दशक में आया है। ये वनवासी लोग होते हैं, यानी गांधी जी ने भी इनको कौन कहा था? गिरिजन कहा था, पहाड़ों पर रहने वाले लोग कहा था, यानी कि। ठीक है, और इनकी जो सामाजिक स्थिति जो होती है, आर्थिक स्थिति, वो उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि अपने खाने के लिए, अपनी उपज के लिए, अपने पहनावे के लिए, अपने जीवन यापन के लिए उसी पे निर्भर होते हैं, जंगलों पर और पहाड़ी इलाकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि हिंदू संस्कृति और समाज से इनका निकटता का संबंध है। क्यों? ये भी हमने चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया। ठीक है, हिंदू समाज से इनका संस्कृति का निकटता से संबंध कैसे है? देखिए, आदिवासी के लिए क्वेश्चन उठता था ना कि क्या ये हिंदू समाज का ही पिछड़ा हुआ रूप है या फिर ये कृषक समाज का ही एक विस्तार रूप है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन आता था, और क्या होता था कि इनको एक डर रहता है, आदिवासियों को रहता था
कि कहीं इनका हिंदू समाज में बहुत ज्यादा आत्मसातीकरण ना होने लग जाए, कहीं उनको देख करके अपना संस्कृतिकरण ना करने लगे, शिक्षा के जैसे शिक्षा बढ़ रही है, चीजें बढ़ रही है, तो उनसे कहीं संस्कृतिकरण इनका ऊपर ना उठने लगे। तो कहीं ना कहीं इनका पहले से भी निकटता से संबंध है और ये आगे भी इन चीजों को लेकर के डरते भी रहते हैं। ठीक है, और क्या हुआ कि जब इनके जो जमीनें हैं इस पे जब घुसपैठी आ गए, बाहर के लोग आ गए, यानी कि साहूकार आ गया, हिंदू समाज आ गया, या औपनिवेशिक लोग आ गए, है ना, यानी अंग्रेज लोग, जब इन सब का प्रभुत्व जमने लगा, इनकी जमीनें इनसे छीनने लगी, तो क्या हुआ कि ये पलायन या तो करने लगे या तो विस्थापन करने लगे। ठीक है, और देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें ना कि केवल सिर्फ जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं, तो वो पूर्वोत्तर राज्यों को में तो हम अभी भी देख सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा और कोई इलाका मध्य भारत या इन सब जगहों पे नहीं रह गया है जहाँ केवल जनजातीय लोग रहते हो। हाँ, ऐसी जगहें जरूर हैं जहाँ पे जनजातियों की संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, क्यों है ज्यादा, क्योंकि हो जाती है भाई, कम कैसे हो जाती है वहां की जनसंख्या, क्योंकि गैर जनजातीय लोग वहां पे आकर के अक्सर बस जाते हैं, है ना, और खासकर 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक तो वहां के जनजातीय लोग रोजगार के लिए क्या है, बाहर भी जाने लगे, बागानों, खानों, कारखानों, इन सब में भी जाने लगे, है ना। और देखिए क्या होता है कि औपनिवेशिक सरकार जो है, इन्होंने इनके द्वारा वन आरक्षित प्रदेश जो आरक्षित कर लिया गया, है ना भाई, खनन के लिए या महंगी जो है, जैसे जो ऐसी लकड़ियों का उत्पादन ज्यादा करने लगा जो व्यापारिक रूप में ज्यादा अनुकूल हो, है ना, तो इन सब से क्या हुआ, आदिवासियों की जमीनें छीन गई, उनकी आजीविका छीन गई, उनका उत्पादन करने की जो चीजें थी उनका वही उनसे छीन गया। ठीक है, अब क्या होने लगा कि जिनके पास तो भाई पुनर्वास के लिए या इनको जितने भी छोटे मोटे मुआवजे मिले वो वहां से प्रतिस्थापित हुए तो हुए, नहीं अगर हुए तो भाई वहीं पे रह गए जो भी, तो उनसे क्या हुआ कि वो आदिवासी लोग चुपके से उस जगह का इस्तेमाल करने लगे अपनी उपज और खेती के लिए। तो क्या हुआ, उनको घुसपैठी और चोरी के समझ करके दंडित किया जाने लगा तेजी तेजी में। ठीक है, और कुछ आदिवासी क्या होते थे, दिहाड़ी मजदूरी इन सब के लिए क्या हुआ, वन छोड़ करके चले गए। लेकिन ये कंडीशन चलो औपनिवेशिक टाइम पे थी, समझ में आता है, जब भारत देश आजाद हुआ तब तो नहीं रहनी चाहिए, लेकिन नहीं, 1947 के बाद में भी सरकारों का वनों पर अधिकार जारी रहा। ठीक है, और क्या हुआ, वनों की कटाई जारी रही, खनिज संसाधन के नाम पे वहां की जमीनें छीनती रही, विद्युत उत्पादन के नाम पर वहां पे अलग अलग तरीके से जमीनों पे कार्यक्रम चलाए जाने लगे, बांध निर्माण के नाम पर वहां के आसपास की जमीनें खाली करा दी गई। इसमें क्या हुआ, लाखों आदिवासी लोग जो थे वो उनको बिना, उनसे जमीनें छीन ली जाती थी और उनसे बिना, उनके वन छीन लिए जाते थे, उनसे बिना पर्याप्त मुआवजे के और समुचित पुनर्वास के उनको विस्थापित कर दिया जाता था। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत बड़ा नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर बांध बनाया गया था और आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर पोलावरम बांध बनाया गया था, इसमें लाखों आदिवासियों को जो है ना वहां से पुनर्स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, और देखते हैं ये सब हो क्यों रहा है, ये सब राष्ट्रीय विकास के नाम पे होता है, आर्थिक समृद्धि के नाम पे होता है, और इसमें न्यायोचित कह दिया जाता है कि भाई ये ठीक है। ठीक है, 1919 में जो उदारीकरण की नीति आई, उदारीकरण के टाइम पे क्या जरूरत हुई भाई, उदारीकरण नीति आई तो नई नई फर्में जमी, नई नई फर्मों के लिए नई नई जो बड़े बड़े इलाके अधिग्रहित करने में आदिवासियों की जो भूमि है वो आसानी से निकलने लगी। ठीक है, और क्या हुआ कि जनजातीय समूह जो थे, ये बाहरी लोगों, उनको डिक्कू ये लोग कहते हैं, उनसे सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने लगे अपने लिए, और आंदोलनों की उपलब्धि क्या हुई, सरकार और जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के रूप में देख सकते हैं, झारखंड का मतलब जो बिहार से अलग हुआ है, एमपी से जो अलग हुआ छत्तीसगढ़, है ना। तो क्या होता है कि देखिए इसमें इन सब चीजों में देखिए, जैसे दलित का जो संघर्ष था वो किसके लिए था, अपनी भेदभाव के लिए था, डिस्क्रिमिनेशन के लिए, अछूत की चीजों के लिए लड़ाई कर रहे थे। लेकिन आदिवासी मोस्ट प्रॉब्ली किसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने इलाके के लिए लड़ रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए, वो तो बेसिक चीजों के लिए लड़ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। और देखिए इसमें एक एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कलिंग नगर राजमार्ग का, जहाँ पे क्या हुआ था कि जो है अचानक से पुलिस ने गोलीबारी कर दी थी और 12 लोग मारे गए थे, और सिर्फ मारे ही नहीं गए थे, ये जो पुरुष थे इनकी जनेंद्रिय और स्त्रियों के स्तन तक काट दिए गए थे, और काट करके उनकी फैमिली को, वो उनके परिवारों को ये शव सौंप दिए गए थे, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि इनकी जो भूमि थी वो भूमि पहले सरकार ने ले ली थी, उसके बाद में उसको बड़े मुआवजे, बड़े मुनाफाखोरी में सरकार ने स्टील कंपनी को बेच दी थी। ठीक है, तो ये जो कृषि भूमियां थी इसी के लिए वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे, क्योंकि प्रॉपर इनको मुआवजा नहीं दिया गया था, और जो मुआवजा दिया था वो इतना कम था जिससे वो वहां से नहीं विस्थापित हो पाए थे। ठीक है, और पुनर्वास करने के लिए जो है ना एक समुचित पुनर्वास भी नहीं हुआ था। अभी भी गवर्नमेंट ने देखिए माना हुआ है कि 75% लोग ऐसे हैं जिनको सरकार ने माना हुआ है कि पुनर्वास करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं स्टील। ठीक है, तो ये वो लोग थे जो वहां पे कृषि कर रहे थे, और जब स्टील कंपनी ने वहां पे इस चीज को खरीदा, इस लैंड को लिया, तो इन लोगों ने विरोध करना चाहा, और इसके लिए क्या हुआ, उनको गोलियों का सामना करना पड़ गया। इसको आप डिटेल में एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं, और हम इसकी पीडीएफ डिलाइट एस के टेलीग्राम ग्रुप में भी देते हैं, वहां पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं। स्त्रियों को देखिए, दलितों को, जातियों को, जनजातियों को,
आदिवासियों को, इन सबको तो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना ही पड़ता था। स्त्रियों को भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था, है ना, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता था। लोगों का क्या मानना था कि भाई पुरुष और स्त्री के जो लैंगिक असमानता है यह कोई ऐसी वैसी नहीं, ये तो प्रकृति की देन है ना, इसका जैविक और शारीरिक अंतर आप देख सकते हैं, इसका कारण ये देते थे। लेकिन जो है विद्वानों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लैंगिक असमानता जो है प्रकृति नहीं है बल्कि सामाजिक है। अगर प्रकृति होती तो प्रकृति में ऐसा कहाँ पे लिखा है, ऐसा कहाँ पे है बताइए कि जो है आप बड़े बड़े पदों पर स्त्रियां इतनी कम क्यों हैं? इसका क्या आधार है कि महिलाओं का संपत्ति पर इतना अधिकार कम है या तो ना के बराबर है? ये तो कहीं पे भी इसका कोई जैविक कारण तो कहीं नहीं दिखाई देता है। और फिर कुछ तो समाज ये भी बात उठाते हैं, कहते हैं अगर स्त्रियां इतनी अयोग्य हैं तो केरल का जो नायर समाज था वो इतना सक्सेसफुल क्यों था? मेघालय का जो खासी समाज था वो जो मातृवंशी है आज भी है, वो इतना सक्सेसफुल क्यों है? देखिए इन सब के बारे में हमने आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाया है, ठीक है। और अनेक जो अफ्रीकी समाज है, ये स्त्रियां यहाँ किसान भी है, व्यापारी भी है, तो ये सब इतनी सक्सेसफुल क्यों है? तो ऐसा नहीं है ना कि ये चीजें खाली जैविक आधार है, इसका आधार सामाजिक भी है। इसमें काफी सामाजिक आंदोलन सुधार भी हुए हैं। पहला स्त्री संबंधी मुद्दा जब उठाया गया था तो वो मुद्दा कौन सा था? सती प्रथा का विरोध था। किसने उठाया? राजा राम मोहन राय जी ने उठाया था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के लिए एमजी रानाडे जी जो हैं इन्होंने काफी आंदोलन किया था मुंबई प्रेसिडेंसी में, ठीक है। और देखिए क्या होता है कि मुंबई विश्वविद्यालय में जो नैतिक दर्शन है, इसका जो सिलेबस है, इसके बिशप जोसेफ बटलर जी जो हैं इनकी एक कृति है, ठीक है, दो कृति है इनकी, एक एनालॉजी ऑफ रिलीजन है और एक थ्री सरमन्स ऑफ ह्यूमन नेचर। इसका प्रयोग एमजी रानाडे जी ने किया, ठीक है। इसके साथ में इन्होंने अपनी फिर दो पुस्तकें निकाली, द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक अथॉरिटीज ऑफ विडो मैरिज। इसके द्वारा ही, इसके आधार पर ही इन्होंने क्या किया? विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन जारी करना शुरू किया, ठीक है। और इसके साथ साथ देखिए एमजी रानाडे जी जो हैं और राजा राम मोहन राय जी जो हैं, ये तो उच्च जातियों के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। लेकिन इनके साथ साथ क्या है, और भी जातीय लोग थी, जैसे कि ज्योतिबा फुले जी हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, माफ कीजिए, ऐसी अपवर्जित जाति के जैसे लोग थे, इन्होंने क्या किया? जाति और लैंगिक जाति पर भी इन्होंने आवाज उठाई थी, लैंगिक समानता पर भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यानी कि सत्य की खोज, ठीक है। सर सैयद अहमद खान जी, इन्होंने मुस्लिम समाज की स्त्री शिक्षा की बात की थी। मतलब इन्होंने ये तो कहा था कि मुस्लिम समाज की स्त्री की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन चार दीवारों के अंदर होनी चाहिए, भीतर होनी चाहिए। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस टाइम पे ये बात एक्सेप्ट कर ली गई, यही बहुत बड़ी बात हो रही थी, ठीक है, क्योंकि स्त्री शिक्षा स्वीकार हो जाए यही जरूरी था उस वक्त, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ? आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने भी महिला शिक्षा को समर्थन दिया। और ऐसा नहीं है कि सारे कार्य पुरुष ही कर रहे थे, ठीक है। इसमें कई कृतियां भी शामिल हैं, जैसे स्त्री पुरुष तुलना और सुल्तानात ड्रीम, ठीक है। ये किसने लिखी है? स्त्री पुरुष तुलना 1882 में ताराबाई शिंदे जी ने लिखी। इसमें कहा गया था कि भाई इसमें एक विधवा जो थी, ब्राह्मण विधवा, उनको न्यायालय ने ना मृत्यु दंड दे दिया गया था। क्यों दिया था? क्योंकि उसने एक नाजायज संतान को जन्म दे दिया गया था। लेकिन किसी ने भी उस पुरुष को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी जिसका वो बच्चा था, ना ही उसको किसी ने दंड देने का प्रयत्न किया जिसका वो बच्चा था, समझ रहे? तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने इस बुक में दिखाया हुआ है। और बेगम रुकैया जी जो हैं, इनका 1905 में सुल्तानाज ड्रीम्स नाम की जो कृति थी, इसमें क्या हुआ कि इसमें इन्होंने कहा कि एक जादुई मुल्क का वर्णन किया है जहां स्त्रियां पुरुष के तरीके से काम करेंगी और पुरुष स्त्री के काम करेंगे। पुरुष घर में बैठेंगे, पर्दा प्रथा में काम करेंगे, और स्त्रियां बाहर रहेंगी और वैज्ञानिक की तरह आविष्कारों पर लिप्त रहेंगी। इस तरह का एक अलग ही वर्ल्ड की जो बातें हैं वो इन्होंने इस सुल्तानाज ड्रीम्स में, यानी कि सुल्ताना का ड्रीम में कहा है, ठीक है, सुल्ताना का सपने में कहा है। और सोचिए ना कि ये चीजें सुनने में शायद किसी पुरुष वर्ग को अजीब लग सकती हैं कि आप अगर घर में रहेंगे, पर्दा प्रथा में रहेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए ना कि वो चीजें कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हैं फीमेल से, या फीमेल्स के साथ वो चीजें होती आ रही है ना। तो यानी फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो हो रहा है, तो उसकी आवाज उठाने का काम इन कृतियों ने किया था, ठीक है। 1931 में जब अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ, उसमें मूलाधिकार की घोषणा की गई और इसमें समानता का अधिकार की घोषणा की गई, ठीक है। देखिए ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं पहले सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इस तरीके की कुरीतियों की बात हो रही थी, ठीक है। बाद में आते आते 1970 के दशक में आते आते
पुलिस अभिरक्षा में जैसे स्त्री के साथ बलात्कार है, दहेज हत्या है, स्त्री प्रतिनिधित्व की बात होने लगी, असमान विकास जैसे मुद्दे पे बात होने लगी। लेकिन 80 तक 1980 के दशक आते आते कानून सुधार की बात होने लगी, है ना। 21वीं सदी में आते आते क्या हुआ, लैंगिक अनुपात पे बात होने लगी। और अभी भी क्या है, ये लड़ाई जारी है और आगे आने वाले जो भी मुद्दे होंगे उन नए मुद्दों पर ये बात जारी होती रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि देखिए अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष, यानी कि डिफरेंटली एबल्ड लोग, यानी जैसे विकलांग वगैरह ये सब। तो क्या हुआ कि अभी देखिए दलितों, आदिवासी, स्त्री तक तो बात पहुंच रही थी, है ना, इनके डिस्क्रिमिनेशन के लिए तो बात उठ रही थी। अब अक्षम लोग जो हैं, जो सक्षम नहीं है, उनके भी अधिकारों की बात शुरू हो गई थी। क्या हुआ, किनको कहते हैं, देखिए कहते हैं अन्यथा अक्षम लोग केवल इसलिए सिर्फ अक्षम नहीं है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित है, बल्कि वो इसलिए अक्षम है क्योंकि इसमें सामाजिक रीति जो कार्य करती है, जो उनकी जरूरतों को क्या करती है, पूरा नहीं करती है। मतलब कहने का क्या है कि विकलांग अपनी जैविक अक्षमता के कारण विकलांग नहीं है, बल्कि समाज ही उसे ऐसा बना देता है। ठीक है, इसमें एक स्लोगन देख दिया है आपकी एनसीईआरटी में कि हमें तो उन भव्य भवनों ने अक्षम बनाया है जो हमारे प्रवेश के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए हमारे यहाँ जो एक भारतीय आंदोलनकारी और विद्वान है अनिता गई जी, है ना, इन्होंने कहा है, इन्होंने ये जो विकलांग लोग हैं इनको अक्षम, एक अदृश्य कहा है, यानी इनविजिबल कहा है। ठीक है, इनकी स्थिति को इनविजिबल कहा है, अदृश्य कहा है। और इसकी तुलना किससे की है, राल्फ एलिसन के इनविजिबल मैन की एक कृति है, इससे की है। मतलब क्या है कि देखिए राल्फ जो एलिसन जी की इनविजिबल मैन का जो उपन्यास है, इसमें अफ्रीकी अमेरिकियों की बात की है। अफ्रीकी अमेरिकी कहता है अपने आप को कि क्या मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, समझें, नस्लवाद पे बात हो रही है, मैं एक अदृश्य व्यक्ति हूँ, केवल इसलिए ही लोग मुझे नहीं देखना चाहते हैं। आप सर्कस के तमाशों में कभी कभी धड़हीन सिर देखा करते हैं, मेरी स्थिति भी लगभग वैसी ही है। लगता है मैं ऐसे विद्रूपकारी दर्पणों से घिरा हुआ हूँ। तो ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनविजिबल मैन, क्या मैं अदृश्य व्यक्ति हूँ, अगर कि मैं थोड़ा सा मतलब नस्ल मेरी डिफरेंट है तो क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ आपको। तो उसी तरीके से ये अनिता गई जी ने इस उपन्यास की तुलना, इस अदृश्य स्थिति की तुलना विकलांग लोगों से की है। बात क्लियर है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ कि एक बहुत खूबसूरत सी एनसीईआरटी में आपके एक फिल्म का जिक्र है, इकबाल फिल्म। इस फिल्म में क्या हुआ कि एक जो गूंगा बहरा एक लड़का था जिसकी संकल्प शक्ति बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, इसको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और एक बढ़िया गेंद जो बाद में बन जाता है। ठीक है, पहले तो इसको क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन इसको काफी संघर्ष करना पड़ता है, चीजें करनी पड़ती, और बाद में क्या होता है, एक बढ़िया गेंदबाज बन जाता है। यानी क्या है कि अगर हम उसको अवसर दें तो संभावनाएं हैं कि वो अपनी स्थिति को सुधार दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें लेकिन होता क्या है हमारे समाज में, हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि जो निर्योग्यता और अक्षमता है इसको एक जैविक कमजोरी मान लेते हैं, है ना। और क्या होता है कि ऐसे जो अक्षम व्यक्ति होते हैं, इनके सामने अगर कोई समस्या आई तो मानते हैं कि उनकी जो बाधा और कमजोरी का कारण है वो उनकी अक्षमता ही है। अक्षमता लोगों को शिकारी और पीड़ित समझा जाता है, इसलिए उनको सहयोग की आवश्यकता होती है। इस तरह की बातें हम करते हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है कि इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कार्य नहीं करती, सरकार भी काफी काम करती है और उनको समझने की कोशिश भी करती है। जैसे कि हम देखें कि आप देखिए इसको भी एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं और बाकी पीडीएफ में भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए 2001 जो है उसकी जनगणना में 5 प्रकार के प्रश्न पूछ करके हमने विकलांगता को समझने का कोशिश किया था, लेकिन जब 2011 आया तो उसमें हमने 8 प्रकार के विकलांगता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश किया कि इनको क्या चीज की जरूरत है और कैसे हम इन पे कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके की कई हम योजना भी आज देखने की कार्य करती है। ठीक है, अक्षमता और गरीबी का जो अटूट संबंध है, ठीक है, कैसे है भाई, क्योंकि देखते हैं ना कुपोषण होता है, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं इन लोगों के साथ में, या फिर बार बार अगर जैसे इनकी स्त्रियां हैं वो बार बार बच्चे जन्म दे रही हैं तो कमजोर माताएं होती हैं, परिवार और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति विफल हो जाती है, तो गरीबी क्या होती है, सब एक गरीबी का रूप बना देता है। और शैक्षणिक प्रवचनों और विचार विमर्श में विकलांगता को मान्यता नहीं दी गई है। विकलांग विरोधी न्यायालय मतलब न्यायाधीशों पदों पर विकलांगों की नियुक्ति नहीं होना, न्यायालय के प्रवेश द्वार की लंबी लंबी ऊंची ऊंची सीढ़ियां होना, ठीक है, ढलान की व्यवस्था ना होना जो आसानी रहे विकलांग लोगों को उसमें चढ़ने उतरने में, यहाँ तक कि अगर लिफ्ट और एलिवेटर जो है उस तक भी पहुंचना है ना तो उसके लिए भारी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये स्थिति नगर सिविल न्यायालय में तो और भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर। थैंक यू।